देश को इंफ्रास्ट्रक्चर देकर किया एक नया उजाला, फिर भी हम कहते हैं ब्रिटिशर्स ने कंगाल कर डाला। क्या थी वजह जो रोडवेज और रेल बनाया, इसके पीछे भी ब्रिटिशर्स ने अपना मतलब ही दिखाया। यस, तो आज की इन लाइनों से आपको समझ में आ गया होगा कि हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. That is the part of idiot, the last segment. We have discussed already our topic idiot, in which we have started with industrial, agriculture, foreign trade, occupation, demography. Now we are moving to the last one, that is infrastructure. So today we are going to discuss what was the state of infrastructure on the eve of independence and how Britishers used our infrastructure for their own motive. We all know that we always thank to Britishers for developing our infrastructure, but when we are going to thank them, we have to find out the original reason, the original motive behind such development in our country with the view of Britishers. So for this, we are going to begin with infrastructure on the eve of independence. So those who are new on my channel, first of all, subscribe my channel and also do like, share it so that you can get time to time notification. So stay tuned with me for upcoming videos. So let's start with the topic infrastructure. When we are going to discuss about infrastructure, we all know our whole life is depending on infrastructure. बिना infrastructure के हम अपनी life को imagine नहीं कर सकते. सोने के लिए बेड, पंखा, एसी, हर चीज हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. बाहर आने जाने के लिए, कहीं भी बैठने के लिए व्हीकल्स चाहिए, सपोर्टिव सिस्टम चाहिए. तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है? सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल एज इकोनॉमी. कोई भी इकोनॉमी चलाने के लिए हमारे लाइफ में, हमारी इकोनॉमी में हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज के टाइम में हम देखते हैं, मॉडर्न रेलवेज, रोडवेज, एयरलाइंस एंड वी ऑल नो क्रूजेज एंड ऑल, पोर्ट्स वे जितने भी हमें दिखाई देते हैं, ये सारे हमारे इंडिपेंडेंस से पहले नहीं थे. तो इंडिपेंडेंस से पहले किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्या क्या सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट था, क्या हमारी कंट्री में अवेलेबल था, उसके बेसिस पे हम और एडवांस होते चले गए. उन बैकग्राउंड को यूज करके हमने आज का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है. तो इसको जानने के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फर्स्ट चैप्टर. So here we'll start with the first development made by Britishers on the point of infrastructure is roadways. Yes, roadways. We all know road. Without road, we always says सड़क देश की नर्वस सिस्टम होती है. ये कई जगह लिखा हुआ है, कई जगह इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है कि रोड आज द नर्वस सिस्टम ऑफ इंडियन बॉडी. बिना रोडवेज के हम कुछ भी नहीं कर सकते. रेलवे भी कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाती है, बट एक रोडवेज ही है जो हिली एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में, सी साइड्स तक इजीली मूव कर सकती है. तो रोडवेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हेन वी टॉक अबाउट रोडवेज, इट वॉज नॉट डेवलप्ड साउंड. हम सबसे पहले पॉइंट यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, इट वॉज नॉट डेवलप्ड साउंड, यानी कि वो बहुत साउंड डेवलप रोडवेज नहीं था. क्यों नहीं था? ड्यू टू दी शॉर्टेज ऑफ फंड. क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ज्यादातर जो हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस से इनकम आ रही थी वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च किया. अपनी मॉडर्न इंडस्ट्री जो ब्रिटेन में वो सेटअप कर रहे थे उन पे खर्च किया. हमारी कंट्री के ऊपर उन्होंने ज्यादा खर्च नहीं किया. इसलिए वो शॉर्टेज ऑफ फंड उनके साथ था, जिस रीजन से ज्यादा साउंड रोडवेज हमारे यहाँ क्रिएट नहीं हुआ. Second point under this category is the road that were built to serve the interest of Britishers. Point to be noted here, right? हम एक कोर्ट केस चल रहे हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. वापस से बहुत नुकसान किया इन्होंने हमारी कंट्री का. तो रोडवेज भी बनाई, बट कितनी बनाई? शॉर्टेज थी फंड की, तो ज्यादा तो डेवलप की नहीं. जो थोड़ी बहुत रोडवेज जो डेवलप की वो भी किस रीजन से की? अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए. और उनका इंटरेस्ट क्या था? इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाना और फॉरेन गुड्स का, यानी जो फिनिश गुड्स उन्होंने अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करी हैं उसका इंपोर्टर बनाना और कंज्यूमर बनाना. तो उसी के लिए उन्होंने इसको यूज किया. और स्पेशली मैंने बताया ना एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च किया. तो उन्होंने जो रोडवेज डेवलप करी दैट वाज फॉर द मोटिव ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी.
आर्मी के मोबिलाइजेशन के लिए, जिससे वो अपनी पावर को पूरे ऑल ओवर इंडिया में धीरे धीरे फैला सके। और इसके लिए अपनी आर्मी को राजस्थान से ईस्ट साइड आसाम तक पहुंचाने के लिए और उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक पहुंचाने के लिए उन्होंने रोडवेज को डेवलप किया। डिसाइडेड शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि उस टाइम पे स्विस कैनाल इन्होंने ओपन किया था, दैट वाज इन 1869। दैट पीरियड में स्विस कैनाल के लिए उन्हें पोर्ट की अरेंजमेंट चाहिए था। पोर्ट तक रॉ मटेरियल को पहुंचाने के लिए रोडवेज जरूरी था, इसलिए उन्होंने रोडवेज का डेवलपमेंट किया फॉर द मोटिव ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। Then the third point here under category of road is shortage of all weather road, यानी हर तरह की, हमें पता है बारिश होते ही हर जगह पानी पानी हो जाता है, और पानी होते ही क्या होता है, पहले अगर पुराने टाइम गांव की बात करें, आज के दौर में भी अगर हम गांव की बात करें, विलेजेस की बात करें, तो जैसे ही बारिश होती है फुल ऑफ मडी एरिया हो जाता है, कीचड़ हो जाती है, मिट्टी बहने लगती है, जमीन एकदम खोखली हो जाती है, पानी अंदर भरने लगता है, बहुत गंदा हो जाता है, राइट। तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा थी, क्योंकि अगर हम अर्बन एरिया में आज के टाइम में बात करें तो कंक्रीट सीमेंटेड रोड हैं, जिसकी वजह से पानी नहीं भरता या कीचड़ नहीं होती, गंदगी नहीं होती। बट दैट टाइम जो ब्रिटिशर्स जो रोड बनाते थे वो ऑल वेदर नहीं होती थी, वो समर्स और विंटर्स में तो चल जाती थी, पर रेनी सीजन होते ही दे आर फुल ऑफ मड, स्पेशली इन रूरल एरियाज, जो आज भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे आउटर एरियाज जो है रूरल एरियाज के, वहां पे वेल कंस्ट्रक्टेड रोड डेवलप है। हम कोई भी नेशनल हाईवेज की बात करें तो वो नेशनल हाईवे जब मूव करते हैं तो आपने देखा होगा कई साइड्स में हाईवेज के साइड में रूरल एरियाज ही होते हैं। तो यानी रूरल एरियाज को एक वेल प्लान डेवलप रोड मिल चुकी है आज के टाइम में, बट दैट टाइम इट वाज नॉट अवेलेबल। सो दीज आर द की फीचर ऑफ रोडवेज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मूविंग टू रेलवे, वी आर ऑब्लाइज्ड टू ब्रिटिशर्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि रेलवे ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री में। सो द फर्स्ट रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस इन 1850. So railway was introduced in 1850 and the linkage bridge between the Bombay to Thane was introduced in 1853. It was an important contribution of Britishers. यहाँ ये हम इस पॉइंट को बहुत बार पढ़ते हैं क्योंकि ये ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज अगर हम बात करें तो रेलवे हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। रेलवे से बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन इजी हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज का यहाँ वहां जाना इजी हुआ है। तो रेलवे इज प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। अब इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। रेलवे को डेवलप जो ब्रिटिशर्स ने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से किया उसके पीछे कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। सो हियर विल डिस्कस सम पॉजिटिव एस्पेक्ट। अगर रेलवे डेवलप हुआ तो उससे हमें क्या क्या फायदा हुआ, यानी बेनिफिट्स क्या क्या हुए, क्या पॉजिटिव साइड्स हमें रेलवे के इंट्रोडक्शन के दिख सकते हैं। द फर्स्ट साइड, इट इनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंसेस। मीन्स रेलवे आने से लोगों के जो ज्योग्राफिकल बैरियर्स थे वो खत्म हो गए। लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने के लिए जो पहले कई बार हमें चेंज करने पड़ते थे रोडवेज को, कई जगह के लिए हमें साइकिल और ये सब यूज करते थे पहले के लोग, तो बहुत लेबरियस हो जाता था, बहुत मेहनत लगती थी पहुंचने में। लेकिन रेलवे आने की वजह से अब अगर उस टाइम पे किसी को राजस्थान से तमिलनाडु भी जाना है, तमिलनाडु से कलकत्ता भी जाना है, तो बहुत ईजी हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने में हेल्प करी। So here we start with the second point. It has broken the geographical and cultural barriers. So it has created the broke over geographical and cultural barriers. Yes, it is definitely true because we all know that India is having variety of geographical nature. We all know that in north, east, south, west, all areas are having different feature in geographical manner, even in cultural manner. Somewhere we have desert, we have coastal region, somewhere we have snowy mountain and the greenery mountain. तो ये सारे areas जो हैं ज्योग्राफिकल वे में भी और कल्चरल वे में भी एक दूसरे से अलग हैं। बट रेलवे के इंट्रोड्यूस होने की वजह से हम सबके साथ एक हो गए। हमने जाना कि हमारे साउथ एरिया में बहुत समुद्री एरिया है, कोस्टल रीजन है। जो साउथ में रहते थे उन लोगों को पता चला कि हमारे टॉप ऑफ द नेशन में बहुत स्नोई माउंटेन है और वेस्ट में हमारे डेजर्ट है। तो ये सारी चीजें हमें पता चली जब हम रेलवे के थ्रू एक लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने में सक्षम हो पाए, एबल हो पाए, और उसकी वजह से हमने इजीली ये सारे बैरियर्स को खत्म कर दिया। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। डेफिनेटली जब हम कहीं बाहर जाते हैं
वैसे भी इंडियंस को तो मिला हुआ है, वेस्टर्न को कॉपी करते हैं, वेस्टर्न नेशंस को कॉपी करते हैं। तो क्यों? क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं लोगों के रहन सहन को देखते हैं, सीखते हैं और उनको अपनाने की कोशिश करते हैं और उनके साथ एडजस्ट भी होते हैं। सेम वॉज हैपन विथ रेलवे इंट्रोडक्शन। जब हम राजस्थान से आसाम की तरफ, कलकत्ता की तरफ, कलकत्ता से तमिलनाडु की तरफ, तमिलनाडु से श्रीनगर की तरफ मूवमेंट करने लगे तो हमने जाना कि लोग कितनी वैरायटी के भाषाएं बोलते हैं, कितने तरह के रहन सहन में रहते हैं, किसी की वेशभूषा अलग है, ड्रेसिंग सेंस अलग है, किसी का कल्चर अलग है। तो उन सब के पीछे के मोटिव को जानते हैं, हर एक के थॉट को जानते हैं और फिर हम उनके जैसे बिहेव करने की, उनके जब साथ रहते हैं तो उनके जैसे बिहेव करने की कोशिश भी करते हैं। तो हम इंटीग्रेट हो जाते हैं, हम एक दूसरे के कल्चर के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं, एक दूसरे के नोशंस के साथ, बिहेवियर के साथ, इमोशंस के साथ फील करने लगते हैं एंड इन ऑल शॉर्ट हम सबके साथ इंटीग्रेशन के साथ रहने लगते हैं। द फोर्थ पॉइंट हियर, इट बूस्ट commercialization of agriculture. That was the main reason behind introduction of railway by Britishers, right? Because they need to promote the commercialization of agriculture to fulfill their requirement of raw material from India to Britain. तो ब्रिटेन तक रॉ मटेरियल पहुंचाने के लिए उन्होंने कमर्शलाइजेशन को फोर्स किया और फोर्स कमर्शलाइजेशन के लिए प्रमोट किया रेलवे, जिससे उनको इजीली हो जाए ट्रांसपोर्टेशन और रॉ मटेरियल सप्लाई फास्टर हो सके और ब्रिटेन कंट्री को इजीली रॉ मटेरियल मिल जाए। तो कमर्शलाइजेशन को बूस्ट करने में रेलवे का बहुत बड़ा सपोर्ट था। अब इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट देख लेते हैं, कुछ साइड इफेक्ट देख लेते हैं कि रेलवे ने हमारी कंट्री में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाला है। What are those negative impact? First, adversely affected self-sufficiency in food grains. राइट क्योंकि फूड सप्लाई कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया, जहां पर कैश क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा और फूड क्रॉप का प्रोडक्शन कम होने लगा। तो फिर क्या हुआ? उस वजह से जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया फेमस थी कि हम अपना प्रोडक्शन, अपने फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट थे, हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था, उसमें हम फेल हो गए। क्योंकि अब ब्रिटिशर्स को सपोर्ट मिल गया था ट्रांसपोर्टेशन का, इजी ट्रांसपोर्टेशन का, जिसके लिए उन्होंने कमर्शलाइजेशन प्रोसेस को और स्पीड अप कर दिया। और क्या हुआ? कैश क्रॉप का प्रोडक्शन फ्लो अवे हो गया, बहुत ज्यादा हो गया एंड फूड प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया। तो फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वी वर डिपेंडिंग ऑन ब्रिटिशर्स इम्पोर्ट। फिर हम वापस से किस पे डिपेंड हो गए? ब्रिटिशर्स के सप्लाई किए गए प्रोडक्ट को जो वो इंडिया लेकर के आए। तो फूड सप्लाई के लिए भी हमें इंपोर्ट पर डिपेंड होना पड़ा। तो सेल्फ सफिशिएंसी को एडवर्सली इफेक्ट हुआ। सेकंड पॉइंट, प्रमोट फॉरेन ट्रेड विद ब्रिटिशर्स पॉइंट ऑफ व्यू। करेक्ट, फॉरेन ट्रेड तो बढ़ा, ट्रू है ना, क्योंकि रोडवेज रेलवेज दोनों इंट्रोड्यूस हुए तो फॉरेन ट्रेड तो बढ़ा, बट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ा? ब्रिटिशर्स के, राइट। क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ गए, बट एक्सपोर्ट से मिलने वाली इनकम भी उन्होंने अपने मोटिव पे ही खर्च करी। तो फॉरेन ट्रेड बढ़ा हमारा ब्रिटिशर्स के साथ। मोर देन 50% फॉरेन ट्रेड था। कितना था? मोर देन 50% फॉरेन ट्रेड वॉज डन अलोन विद ब्रिटिशर्स, अलोन विद ब्रिटेन। रेस्ट वॉज डन विद चाइना, श्रीलंका एंड अदर, ईरान, दीज कंट्री के साथ। तो हमारा फॉरेन ट्रेड तो बढ़ा, लेकिन वो उन्हीं के फेवर में बढ़ा। थर्ड पॉइंट, ह्यूज इकोनॉमिक लॉस। डेफिनेटली, क्योंकि इन सारे कंस्ट्रक्शन के पीछे फंड की जरूरत होती थी और वहां पर सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन फिर एग्रीकल्चर सेक्टर से होता था। और फिर जब प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कभी कभी उसमें वो फेल हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये सारे कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा सेटअप मांगते हैं, बहुत बड़ा खर्चा मांगते हैं। उतना खर्चा नहीं होता, अंडर बिल्ड कंस्ट्रक्शन रहता है, जिसकी वजह से ये फेल हो जाते हैं, प्रोजेक्ट रिमेन आइडल रह जाते हैं, मतलब वो पूरे नहीं हो पाए। कई प्रोजेक्ट जो है ब्रिटिशर्स के पूरे नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस फेस करना पड़ा। क्योंकि ये सारा पैसा जो हमारा को मिलना चाहिए था, जो कमर्शलाइजेशन हो रहा था, जो इतना एडवांसमेंट हो रहा था इन सारी चीजों से, वो सारा पैसा कहाँ चला गया? ब्रिटिशर्स के पास। इसलिए हमें बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस भी इससे फेस करना पड़ा। Beside these two, we have two more major infrastructure development that we are going to discuss now. So moving to the next part of development of infrastructure, that is air and water transportation. So Britishers not stopped there. They were not only moving towards railway and roadways, they move ahead and thinking over the development of airways and waterways as well, because they need to use Suez Canal for the transportation of raw material from India to Britain. तो उस पर्पस के लिए उन्होंने पोर्ट साइट्स पर जो डेवलपमेंट की वो वाटरवेज की उन्होंने स्टार्ट किए, बट वो वाटरवे डेवलपमेंट
बहुत इकोनॉमिकल लॉस के साथ, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसलिए जो सेटिस्फैक्शन था फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ वाटरवेज वाज नॉट satisfactory. So here the first statement comes far from satisfaction, far from satisfactory, because इस लेवल के जो डेवलपमेंट हुए, वाटरवेज और एयरवेज बनाए गए, वो ज्यादा ग्रोथ नहीं प्रोवाइड कर सके विद द पॉइंट ऑफ ब्रिटिशर्स एज वेल, यानी उनको भी फायदा नहीं हुआ। इंडिया को तो होता ही नहीं, क्योंकि ये सारे ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली कौन यूज कर रहा था, या तो रिच पीपल ऑफ दैट टाइम, दोज हु वर एंगेज्ड विद ब्रिटिशर्स एंड देयर ओन बिजनेस, और ब्रिटिशर्स खुद अपने पर्पस के लिए यूज करते थे। कॉमन मैन के लिए ये ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं थे। इनलैंड वाटरवेज वाज अनइकोनॉमिकल। इनलैंड मींस इनसाइड, यानी कि जो अंदर की अंदर ही जो पास सीज के थोड़ा आसपास के कोस्टल रीजन में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, यानी इंडिया की बाउंड्री के ही आसपास जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, लाइक बॉम्बे से कलकत्ता पहुंचाना, कलकत्ते से मद्रास पहुंचाना, इन एरियाज के लिए जो इनलैंड वाटरवेज यूज किए जा रहे थे वो अनइकोनॉमिकल थे, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, जिसकी वजह से काफी लॉस ब्रिटिशर्स को इन एक्सपेंडिचर्स करने की वजह से बियर करना पड़ा था। इन केस ऑफ कोस्ट कैनाल ऑन उड़ीसा कोस्ट, स्पेशली सबसे बड़ा जो इकोनॉमिकल लॉस हुआ था इन डेवलपमेंट ऑफ वाटरवेज, दैट वाज बिलोंगिंग टू उड़ीसा कोस्ट, जिसका नाम था कोस्ट कैनाल। तो कोस्ट कैनाल जो उन्होंने बनाई थी उड़ीसा कोस्ट पे, वो सबसे बड़ा इकोनॉमिकल लॉस था फॉर ब्रिटिशर्स व्हाइल डेवलपिंग वाटरवेज फॉर इनलैंड सोर्सेज। मूविंग टू द नेक्स्ट, फेल टू कम्पीट विथ रेलवेज। सबसे बड़ा रीजन यही था क्योंकि रेलवे इतनी साउंड वे के साथ डेवलप हुई थी, उसने सारे कल्चर ज्योग्राफिकल बैरियर्स को इतनी इजीली खत्म किया था और इतने लोगों को इंटीग्रेट करके एक जो लेवल था ट्रांसपोर्टेशन का वो बहुत हाई कर दिया था। जो वो मोटिव था ट्रांसपोर्टेशन का, एक रॉ मटेरियल को यहां से वहां पहुंचाने का, वो जो रेलवे ने बेस्ट सर्व किया वो वाटरवेज इक्वली सर्व नहीं कर पाया, इसलिए ये रेलवे के साथ कंपटीशन करने में फेल हो गए। लाइक हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पढ़ा था, जो सबसे पहले हमारी टिस्को इंडस्ट्री डेवलप हुई थी 2007 में, उसको डेवलप किसने किया था, जेआरडी टाटा ने, राइट। तो जो जेआरडी टाटा थे उन्होंने ही सबसे पहले एयरवेज का यूज किया हमारी कंट्री में, दैट वाज इंडियन, आई एम टॉकिंग अबाउट, ब्रिटिशर्स तो करते थे, विद द पॉइंट ऑफ इंडियन सिटीजन, जेआरडी टाटा ने हमारी कंट्री में जो एयरलाइन सबसे पहले यूज करी, दैट वाज 1932 इंडियन एविएशन के नाम से उन्होंने यूज करना शुरू किया। सो एयरवेज का इंट्रोडक्शन अगर हम कहें इंडिया में, इट वाज in 1932. Now moving to the last, communication. इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सबसे बड़ा पार्ट है कम्युनिकेशन, क्योंकि जितने भी सड़क, जितने भी रेल, जितने भी वाटर और एयरवेज डेवलप हो जाए, अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो हम इनको रन नहीं कर सकते, इनको हम चला नहीं सकते। हमें पता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, वेदर फोरकास्टिंग होती है, हर चीज को ध्यान में रख के, ट्रैक पोजीशन को ध्यान में रख के, एरियाज को ध्यान में रख के सारी चीजें बनाई जाती है। एंड बिटवीन दी टू पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर दिस रीजन द कम्युनिकेशन वाज आल्सो डेवलप, इन विच पोस्ट एंड टेलीग्राफ वॉज डेवलप एट अ वेरी साउंड स्ट्रक्चर। बहुत अच्छी वे में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ सर्विसेज, जिसको बहुत फोकस के साथ ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया, बट वो उनका मोटिव सर्व करने में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। टेलीग्राफ सर्व एज द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, बिकॉज ब्रिटिशर्स पूरी ऑल ओवर इंडिया में अपना सत्ता को जमाना चाहते थे, अपने कंट्रोल पाना चाहते थे, इसलिए वो हर जगह जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कर रखे थे वहां तक अपने मैसेज को जो ब्रिटेन से आते थे उनको पहुंचाने के लिए टेलीग्राफ का यूज उनके लिए बहुत जरूरी था, जिससे वो अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर को मोल्ड कर सके, बना सके, और जो भी लॉ एंड ऑर्डर ऊपर से पास होते थे, मींस ब्रिटेन से पास होते थे, उनको इंडिया में फॉलो कर सके इन ऑल द एरियाज ऑफ इंडिया। फॉर दिस रीजन द टेलीग्राफ सर्विसेज वाज डेवलप्ड। पोस्टल सर्विसेज रिमेन अनएडुकेट। पोस्टल सर्विसेज जो डेवलप हुई वो ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, उन पे एक्सपेंडिचर भी कम था, इसलिए वो जनरल लोगों के लिए भी ज्यादा एडुकेट नहीं थी। पोस्टमैन यू ऑल नो आज के टाइम में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन उस टाइम पे पोस्टमैन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे। पोस्टल सर्विसेज में सबसे बड़ा रोल जो होता था पोस्टमैन का ही होता था, जो हमारी चिट्ठियां, पहले आपने देखा पोस्ट कार्ड छोटा सा आता था, एक संदेश हमें दूसरी एरिया तक पहुंचाने के लिए बहुत दिन लगते थे, राइट। तो वो भी जो डेवलपमेंट था वो तभी शुरू हुआ था, वरना उससे पहले तो आप अगर कभी देखा हो, जाना हो, तो हम कबूतरों के थ्रू मैसेज भेजा करते थे, राइट। तो राजा महाराजा कबूतरों के थ्रू मैसेज भेजा करते थे, लेकिन वो एरा भी खत्म हुआ और पोस्टल सर्विसेज आई।
जिसमें पोस्टमैन का रोल बढ़ा और लोग एक दूसरे का संदेश चिट्ठियों के थ्रू, पत्र के थ्रू और पोस्ट कार्ड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लगे। लेकिन वो थोड़ा सा ट्रैवलिंग रिक्वायरमेंट था और थोड़ा सा मेहनत जरूरत थी, लेबर बहुत लगती थी। इस वजह से उस एरिया को हम अगर फोकस करें तो पोस्टल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सर्विसेज इनएडुकेट ही रही एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ। So this is all about how Britishers has developed infrastructure in our country with their own motive, but it was the base for our modern infrastructure. So here we should thank to Britishers. उनकी वजह से हमें एक बैकग्राउंड मिला, एक हिस्ट्री मिली कि ये चीजें ऐसे बनी और उनको बेस मानकर हमने और एडवांसमेंट किया, इनोवेशन किया, नए नए तरीके खोजे और आज हम इस मॉडर्न एरा में इन सर्विसेज का एडवांसमेंट यूज कर रहे हैं। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे रिलेटेड जो भी डेटा है, फैक्ट्स एंड फिगर हैं, वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस पूरे चैप्टर के जितने भी डेटाज हैं, जितने भी फैक्ट्स और फिगर्स हैं, वो सब डिस्कस होंगे। साथ साथ हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, जाना, समझा, वो सब है कि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को लूटा है, हमारी कंट्री के साथ अनफेयर किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाई और हमें गरीब बना के गए। हम प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थे, हम वेल डेवलप इकोनॉमी थे, हम रिच थे, पर हमको गरीब बना के गए। बट इसके साथ साथ वो कुछ चीजें हमें सिखा के भी गए जिसको हम उनका कंट्रीब्यूशन मानते हैं। तो वो पॉजिटिव साइड्स अब हम पढ़ेंगे। टिल देन, बाय बाय।